हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग नगरीय संरचना के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, मेंशन किया गया है पहले से ही नगरीय संरचना के सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों की उत्पत्ति, उद्भव और विकास के बारे में जाना। आज हम लोग नगरीय संरचना के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। नगरीय संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को शामिल किया जाता है: सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत, खंड या प्रखंड सिद्धांत और बहुनाभिक सिद्धांत। तो ये जो आपका सकेंद्रीय मेखला सिद्धांत है, और दूसरा खंड या प्रखंड सिद्धांत, और तीसरा है आपका बहुनाभिक सिद्धांत। इन्हीं तीनों सिद्धांतों को ही नगरीय संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ये तीनों सिद्धांत बहुत बार नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछा गया है कि खंड सिद्धांत या प्रखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बहुनाभिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, और सकेंद्रीय मेखला का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और सही तरीके से जानकारी न होने के कारण लोग कन्फ्यूजन में इसको गलती कर देते हैं। आज हम लोग इन्हीं सिद्धांतों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इन सिद्धांतों को, जो नगरीय संरचना के सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों को नगरीय विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या इसे नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नगरीय भूमि का उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। इन्हीं संरचनाओं का जो अध्ययन होता है नगरीय भूगोल के अंतर्गत, वो नगरीय संरचना का सिद्धांत कहलाता है। जैसे मान लेते कोई नगर है, उस नगर में एक बीच का भाग है जहाँ पे सभी व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसको किस रूप में उपयोग किया जाएगा, उसके बाद वाला जो भाग है उसको किस रूप में उपयोग किया जाएगा, फिर उसके बाद वाला जो भाग है उसको किस तरीके से यूज में लाया जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये सिद्धांत बताता है। तो इन सिद्धांतों को नगरीय विकास के सिद्धांत या नगरीय भूमि उपयोग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसी आदर्श नगर के आंतरिक विन्यास का सामान्यीकृत रूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नगरीय संरचना के सिद्धांत इन्हें नगरीय भूमि उपयोग या नगरीय विकास के सिद्धांत, नगरीय विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। और हाँ मित्रों, एक कोई महानुभाव थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये किस परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये यदि आप भूगोल विषय के स्टूडेंट हैं तो ये समझिए कि ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ यदि आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनकी दृष्टि से भी यह बहुत ही यूजफुल है। आइए अब देखते हैं इसके आगे। नगर की संरचना से संबंधित, नगर की संरचना से संबंधित तीन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये तीनों कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला
सकेंद्री मेखला का सिद्धांत, सकेंद्री मेखला का सिद्धांत इसे बर्गेस के द्वारा दिया गया। दूसरा खंड सिद्धांत या इसे प्रखंड सिद्धांत भी कहते हैं, इसे होमर और हायट के द्वारा दिया गया था। और तीसरा है बहुनाभिक सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत, इसे हैरिस एवं उलमैन के द्वारा दिया गया था। सकेंद्री मेखला का सिद्धांत सन 1923 में बर्गेस के द्वारा दिया गया। खंड सिद्धांत या प्रखंड सिद्धांत को, एक मिनट जरा से ये इंक, इसे होमर हायट के द्वारा सन 1939 ईस्वी में दिया गया। और बहुनाभिक सिद्धांत इसे हैरिस और उलमैन के द्वारा, हैरिस और उलमैन के द्वारा सन 1945 ईस्वी में दिया गया। तो नगरीय संरचना के सिद्धांत से संबंधित 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सकेंद्री मेखला का सिद्धांत जिसे बर्गेस ने 1923 में दिया, खंड सिद्धांत या प्रखंड सिद्धांत होमर हायट के द्वारा दिया गया था 1939 में, बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और उलमैन के द्वारा 1945 में दिया गया। ये सीधा सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि खंड सिद्धांत या प्रखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, नगरों की संरचना से संबंधित बहुनाभिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, नगरों से संबंधित सकेंद्री मेखला का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ये सीधे डायरेक्ट आमतौर पे पूछ लेता है। मैंने सन भी लिख दिया है। अब तो नेट की जो प्रवृत्ति है थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब वो सीधा आपका क्रम मिलाने को दे देता है कि सकेंद्री मेखला, खंड सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत, इसका सीधा एक क्रम दे देगा मिलाने को। आप उस क्रम में मिलान करिए उसका। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सकेंद्री मेखला के सिद्धांत की। सकेंद्री मेखला का सिद्धांत कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। तो सकेंद्री मेखला के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1923 ईस्वी में बर्गेस महोदय के द्वारा किया गया था। ये जो बर्गेस थे एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे और अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर इनका ये सिद्धांत आधारित था। 1923 ईस्वी में इन्होंने दिया था और इस सिद्धांत का विस्तृत विवरण इनके द्वारा लिखित ग्रंथ द ग्रोथ ऑफ द सिटी और अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। तो सकेंद्री मेखला का सिद्धांत, इसमें आप नोट कर सकते हैं कि यह सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस के द्वारा 1923 ईस्वी में दिया गया। तो यह सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस के द्वारा 1923 ईस्वी में दिया गया। इस सिद्धांत का विवरण बर्गेस द्वारा लिखित
दो ग्रंथों में पहला है, जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है द ग्रोथ ऑफ द सिटी और दूसरा अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस के द्वारा 1923 में दिया गया था। इस सिद्धांत का जो विवरण था वो बर्गेस द्वारा लिखित दो ग्रंथ द ग्रोथ ऑफ द सिटी और अर्बन एरियाज। देखिए अब यहाँ पर पुस्तक के नाम भी आ गए, पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कि द ग्रोथ ऑफ द सिटी किसके द्वारा लिखी पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक है ये बर्गेस के द्वारा लिखी गई पुस्तक या ग्रंथ है। अर्बन एरियाज भी बर्गेस के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है और इन्हीं दोनों ग्रंथों में ही सेकेंडरी मेखला के सिद्धांत का विवरण देखने को मिलता है। अब इसमें और क्या नोट कर सकते हैं आप लोग, तो इसमें नोट कर सकते हैं कि यह सिद्धांत अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित रहा है, अध्ययन पर आधारित रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकेंडरी मेखला का सिद्धांत से कितने आपके क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनेगा कि सेकेंडरी मेखला का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बर्गेस के द्वारा। कब दिया गया, सन 1923 ईस्वी में दिया गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि द ग्रोथ ऑफ द सिटी नामक ग्रंथ या लेख किसके द्वारा लिखा गया, बर्गेस के द्वारा। बर्गेस ने अपना सेकेंडरी मेखला का सिद्धांत किस नगर के अध्ययन पर दिया था, तो अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, तैयार आप लोग क्वेश्चन भी करते जाइए। अब इसके बाद इस सिद्धांत का मूल थीम क्या रहा है, तो इस सिद्धांत के अनुसार बर्गेस ने यह बताने का प्रयास किया कि नगर का जो फैलाव होता है, जो विस्तार होता है, वो केंद्र से एक अरी रूप में, ठीक है, केंद्र से एक अरी रूप में होता जाता है। ठीक है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। इसका मूल चीज समझिए कि इस सिद्धांत के अनुसार नगर का विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अरी रूप में होता है। यानी कि ये मान लेते हैं कि किसी नगर का एक केंद्र है और इस केंद्र का जो विस्तार होगा इसी के चारों ओर एक अरी रूप में कह सकते हैं कि ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से इस सिद्धांत का जो मूल थीम रहा है यही है कि यह सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी नगर का जो विस्तार होता है वो केंद्र से बाहर की ओर अरी रूप में होता चला जाता है। अब इसके आगे अरी रूप में होता है जो 5 वलयों में विकसित होता है, 5 वलयों में विकसित होता है। ठीक है, ये 5 वलयों में विकसित होता है या 5 वलयों के रूप में पाया जाता है। अब इन 5 वलय की यदि बात करें तो बीच में जो भाग होगा, जो बीच वाला भाग होगा
यहाँ से। बीच में ये आपका हो गया केंद्र। इसी केंद्र को CBD के नाम से जाना जाता है। तो नगर के बीच वाला जो भाग होता है उसे CBD या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ना, केंद्रीय व्यापार का यह एक केंद्र होता है। अब इसमें आपके 5 प्रकार के पेटियां हो गई, या कह सकते हैं 5 प्रकार के वलय हो गए। तो ये इन 5 प्रकार के वलयों में यदि आप देखें तो इनका जो नाम होगा आपका, पहला तो आपका केंद्र हो गया CBD, दूसरा ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला कारखाना मेखला, तीसरा आपका हो जाएगा संक्रमण मेखला, हाँ संक्रमण मेखला। ये संक्रमण मेखला आपका दूसरे में ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो CBD होगा तो यहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग और केंद्र होंगे, और इसके बाद वाला जो होगा ये आपका संक्रमण मेखला होगा। ये आपका हो जाएगा संक्रमण मेखला हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वो आपका रहेगा कामगर मेखला। ये आपका दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा कामगर मेखला। चौथा आपका हो जाएगा आवासीय मेखला, ये हो जाएगा आवासीय मेखला। और 5वां हो जाएगा अभिगमन मेखला, अभिगमन मेखला या क्षेत्र। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रथम पेटी यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रथम पेटी CBD, या इसी को आप केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहेंगे, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। दूसरा आपका हो जाएगा द्वितीय पेटी या मेखला। ये आपका संक्रमण क्षेत्र होगा, संक्रमण क्षेत्र। तीसरा आपका हो जाएगा तृतीय पेटी, चौथी पेटी, और यहाँ पर 5वीं पेटी। ये जो आपका तीसरा पेटी होगा ये स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र कहलाएगा, स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र। और जो चौथा होगा ये आपका हो जाएगा उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। 5वां अभिगमन कर्ता क्षेत्र। ये 5 प्रकार के हो गए आपके। प्रथम पेटी में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, द्वितीय पेटी में संक्रमण क्षेत्र, तृतीय पेटी में स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र होगा, चौथी पेटी में उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र, और 5वीं पेटी में अभिगमनकर्ता क्षेत्र होगा। अब इसमें यदि हम लोग पहले पेटी की बात करें
जिसे आप CBD या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहेंगे, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा। तो इसमें आपका केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होता है कि यह जो CBD होता है वो नगर के केंद्र में स्थित होता है। CBD यह पेटी नगर के केंद्र में स्थित होता है। इसके अलावा इसमें व्यापारिक क्रियाओं एवं परिवहन का सघन घनत्व होता है। सघन घनत्व होता है। अगला पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं, यह सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र होता है। केंद्रीय भाग में भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है। तो इसमें जो CBD होता है, जो केंद्रीय व्यापार होते हैं, इसके जो इस पेटी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि यह पेटी नगर केंद्र में स्थित होता है और इसी पेटी में ही व्यापारिक और परिवहन की सघनता बहुत अधिक देखने को मिलती है, जिस कारण से यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। यहीं से ये अपने सभी क्षेत्रों को व्यापार की सुविधाएं और सेवा की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और इस एरिया का जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन का मूल्य बहुत ही अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि उसको खरीद पाना सबके बस की बात नहीं होती है। साथ ही साथ इन्हें इस CBD को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उनका नाम आप लिख लेंगे। CBD को शिकागो में लूप कहा जाता है और इसी को न्यूयॉर्क में ये शहर है, मैंने देश का नाम ले लिया। अमेरिका के विभिन्न शहरों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। CBD को शिकागो में लूप कहा जाता है। न्यूयॉर्क में इसे अपटाउन एंड डाउनटाउन कहा जाता है। अपटाउन TOWN अपटाउन और डाउनटाउन कहा जाता है। और इसी को पिट्सबर्ग में गोल्डन टाउन के नाम से जाना जाता है। अब यदि बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBD को अमेरिका के विभिन्न नगरों में या शहरों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे शिकागो में इसे लूप कहा जाता है और न्यूयॉर्क में अपटाउन एंड डाउनटाउन और पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। मैंने टाउन लिख दिया है क्या? सॉरी, गोल्डन टेम्पल होना चाहिए। गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है।
अब इसके बाद जो दूसरी पेटी है वो है आपका संक्रमण क्षेत्र। दूसरी पेटी है संक्रमण क्षेत्र। मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा, लाइट उधर जल रहा होगा ना? ठीक ठीक, लाइट जलाए हैं, हम भूल गए। लाइट मैं बंद कर देता हूँ, तब वो दिखाई देगा, नहीं तो उस पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एक मिनट में ज़रा सा लाइट बंद कर दूँ। हाँ, अब ठीक है। अब दूसरा आपका है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है? यह सीबीडी के चारों ओर, सीबीडी के चारों ओर स्थित यह सीबीडी के चारों ओर स्थित आवासीय ह्रास का क्षेत्र होता है। क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र में शहर की, इसी क्षेत्र में नगर की मलिन बस्तियां, मलिन बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस क्षेत्र में मलिन बस्तियां देखने को मिलती हैं। इनमें निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी आदि देखने को मिलेगा। अब इसके बाद तीसरा का है आपका स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र। स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर यह स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र हो गया। स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र में क्या होता है? इसमें सीबीडी के कर्मचारियों का या इसे आप कह सकते हैं इसमें सीबीडी के कर्मचारियों का या कामगारों का
कामगारों का आवासीय क्षेत्र होता है। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। आप लोग इसमें सीबीडी के कर्मचारियों का कामगारों का आवासीय क्षेत्र होता है। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका, चौथा उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। अभी इसकी आलोचना भी होगी। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र में क्या रहता है, आप नाम से ही जानते होंगे कि इसमें एक ही परिवार के लोगों का उच्च किस्म का मकान होता है। उच्च किस्म का मकान होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें अधिकांशतः मध्यवर्गीय लोग रहते हैं। मध्यवर्गीय लोग रहते हैं। अब इसके बाद पांचवा है अधिगमकर्ता क्षेत्र। अभिगमन कर्ता क्षेत्र। ये जो अभिगमन कर्ता क्षेत्र होता है, यह नगर का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यह ग्राम्य और नगर का मिलन क्षेत्र होता है। मिलन क्षेत्र होता है। इस कारण इसे उपांत नगर भी कहा जाता है। उपांत नगर भी कहा जाता है। और इसके बाद क्या है, इसे बेडरूम टाउन भी कहा जाता है। ये 5 मेखलाएं या पेटियां रही हैं। अब इसमें एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। सेकेंडरी मेखला का सिद्धांत बर्गेस के द्वारा सन 1923 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित रूप से दिया गया था। इस सिद्धांत का जो मूल थीम रहा है कि नगर विस्तार केंद्र से बाहर की ओर अरी रूप में होता जाता है। जो नगरों का विस्तार होता है केंद्र से बाहर की ओर एक अरी रूप में फैलता चला जाता है। और इस प्रकार इसमें कुल 5 मेखलाएं विकसित होती हैं, जिसको पहली मेखला को सीबीडी, दूसरे को संक्रमण क्षेत्र, तीसरे को स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, चौथे को उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र और 5वें को अभिगमनकर्ता का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आलोचना भी हो जाएगी बर्गेस की। बर्गेस ने अपना जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में इनकी बहुत ही ज़ोरों से आलोचना की गई थी। आलोचना कैसे की गई थी कि इन्होंने बताया था कि एक अरी रूप में यानी कि वृत्ताकार रूप में नगरों का विकास सीबीडी से बाहर की ओर होता चला जाता है। लेकिन यह एक कह सकते हैं कि अरी रूप में न होकर के, वृत्ताकार रूप में न होकर के
कह सकते हैं कि निराकार के रूप में होता है, यानी कि इसका कोई भी आकार हो सकता है। वृत्ताकार, प्रायः वृत्ताकार तो नहीं होता है, लेकिन ये आपका षटभुजाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, और ये आपका त्रिभुजाकार के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी एक आलोचना हो गई। दूसरी आलोचना ये है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी परिवहन मार्गों की बात नहीं की है, परिवहन मार्ग इनमें विकसित नहीं किए गए। तो ये दूसरी इनकी एक महत्वपूर्ण आलोचना रही है। और इसके बाद जो उद्योग धंधे होते हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो हमेशा एक परिवहन मार्ग के सहारे पाए जाते हैं। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी परिवहन मार्ग का जिक्र नहीं किया। ये दूसरी इनकी आलोचना हुई। तीसरी आलोचना ये हो सकती है कि उच्च एवं मध्यम श्रेणी के आवासीय भाग इन मेखलाओं के किसी भी भाग में हो सकता है, यानी कि जो उच्च और मध्यम वर्ग का जो आवास है वो किसी भी भाग में विकसित हो सकता है। तो ये इतनी इनकी आलोचनाएं रही हैं। अब देखा जाए सीबीडी या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, तो यह पेटी नगर का सबसे केंद्रीय वाला भाग होता है। इसमें सभी प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ पे व्यापारिक और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण यह एरिया बहुत ही अधिक सघन रहता है और भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। इस एरिया में आप जाएंगे ज़मीन लेने, तो ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होगी, इतना अधिक होगी कि सभी लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे। केंद्रीय भाग में भूमि का मूल्य क्या रहता है? हमेशा अधिक रहता है। यदि आप किसी शहर में रह रहे हैं, चाहे कानपुर हो, चाहे आपका वाराणसी हो या प्रयागराज हो, तो इन सब में देखेंगे तो कि एक बीच में कोई सीबीडी वाला केंद्र होता है या सीबीडी होता है, जहां सभी प्रकार की व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, नगरों को भी और साथ ही साथ नगरों से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको भी यही केंद्र जो है कि क्या करता है, सेवा उपलब्ध कराता है। अब वहीं अमेरिका में इसी सीबीडी को अलग अलग नगरों में अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे शिकागो में लूप, न्यूयॉर्क में अपटाउन एंड डाउनटाउन, पिट्सबर्ग में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया। अब आगे आते हैं दूसरी पेटी में। दूसरी पेटी क्या है? संक्रमण क्षेत्र वाली पेटी है। तो यह सीबीडी के चारों ओर स्थित आवासीय हरास का क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र में नगर की मरीन बस्तियां देखने को मिलती हैं और परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी ये सभी देखने को मिलता है। स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, इसमें सीबीडी के कर्मचारी, ठीक है, सीबीडी के कर्मचारी को मतलब कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी कामगार होंगे, उनके आवास क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे सीबीडी के प्रतिष्ठानों में, यहाँ के होटलों में ये सभी काम करने वाले और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो कामगार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये इनके जो आवासीय क्षेत्र होते हैं ये आपके स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र यानी कि तीसरी पेटी में देखने को मिलता है। चौथा क्या? उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र होता है। एक ही परिवार के लोगों का उच्च किस्म का मकान होता है, यानी कि इस क्षेत्र में उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र में क्या होता है कि अब जो सीबीडी में जैसे प्रतिष्ठानों के, उच्च प्रतिष्ठानों के, होटलों के, सिनेमा घरों के ऐसे जो ऑनर होते हैं, जिनके मालिक होते हैं, उनका घर इस उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्रों में बना हुआ होता है और इनका जो मकान होता है वो उच्च किस्म का होता है। साथ ही साथ इसमें अधिकांशतः मध्यवर्गीय लोग रहते हैं। यहाँ पर यही इनकी एक आलोचना यहाँ पर ये भी हो जाती है कि जो मध्यवर्गीय लोग रहेंगे या उच्च वर्गीय लोग रहेंगे, ये सिर्फ उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र में ही नहीं रह सकते, बल्कि यहाँ पर भी रह सकते हैं, यानी कि संक्रमण क्षेत्र में भी रह सकते हैं, सीबीडी में भी रह सकते हैं, स्वतंत्र कर्मियों में भी रह सकते हैं, अभिगमनकर्ता वाले क्षेत्र में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी एक ये आलोचना देखने को मिलती है। और उसके बाद लास्ट है अभिगमनकर्ता क्षेत्र। अभिगमनकर्ता क्षेत्र तो यह नगर का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। ये जो आपका है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका ये अभिगमनकर्ता वाला क्षेत्र है और यह नगर का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। इसमें नगर और ग्राम, यहाँ पे नगर है, इसके किनारे किनारे गाँव मिलेंगे, तो नगर और गाँव दोनों की विशेषता पाई जाती है। इस कारण से इसे नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि नगरों के जो लोग रहते हैं, इसी नगर के जो सीबीडी के हैं, मैंने नगरों कह दिया, यहाँ पर आपके जो सीबीडी यानी कि जो केंद्रीय भाग होते हैं, सीबीडी के जो कर्मचारी होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो शाम को लौटकर रात्रि विश्राम करते हैं। कहाँ पर? यहीं पर। इस कारण से इसे बेडरूम टाउन भी कहा जाता है, यानी कि ये विश्राम वाला, रात्रि के विश्राम वाला ये नगर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, लेकिन ये जो सिद्धांत रहा इनका, ये बहुत ही ज़्यादा मान्य नहीं हो पाया, बहुत ही ज़्यादा आलोचक रहा, आलोचना से ये परिपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे कि सीबीडी के क्षेत्र, सीबीडी में काम करने वाले लोग कोई जरूरी थोड़ी कि यहीं पर आके सोएंगे, कहीं भी सो सकते हैं कि अब यहाँ पे काम कर रहे हैं
और 8 बज गया रात तो अब चलेंगे यहाँ से पैदल, चाहे साइकिल से चाहे मोटरसाइकिल से जाएंगे यहाँ पर सोने के लिए, अरे नींद रहेगा यहीं सो लेंगे, कोई ज़रूरी है कि यहाँ जाकर के सोएंगे। तो इनकी ये सब आलोचनाएं रही हैं। लेकिन आलोचनाओं में मुख्य रूप से आप लोग ये याद रखिए कि बर्गेस ने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी परिवहन का जिक्र नहीं किया, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बताया कि ये जो मध्यवर्गीय लोग रहते हैं ये सिर्फ आपको उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्रों में ही बसते हैं, ये कहीं भी अपना आवास बना सकते हैं। ये इनका आलोचना रहा। और जो उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, इनकी स्थिति सदैव एक परिवहन के सहारे पाई जाती है। इन्होंने परिवहन को दर्शाया ही नहीं, इसलिए इन्होंने बताया कि CBD के बाद वाला जो एरिया होता है यहाँ पे कल कारखाने उद्योग स्थापित होते हैं, यहीं बगल में ही होते हैं, और इनसे जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा यही CBD वाले एरिया में आता है। तो इन्होंने ये बताया था जबकि कोई भी उद्योग होता है, धंधा होता है या कल कारखाना स्थापित होता है तो एक परिवहन मार्ग के सहारे स्थापित होता है, जिस कारण से उसको कच्चा माल लाने में भी सुविधा हो और प्रोडक्शन होने के बाद उसको वहाँ से पहुँचाने में भी सुविधा हो। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने जिक्र नहीं किया, यहाँ पर इनकी ये आलोचना हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जो सिद्धांत होगा वो खंड सिद्धांत। खंड सिद्धांत, द सेक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के जो विद्वान थे वे एक होमर हायट थे। तो अमेरिका के विद्वान होमर हायट ने सन 1939 ईस्वी में अमेरिका के 142 नगरों की संरचना के अध्ययन के आधार पर किया था। तो ये जो आपका खंड सिद्धांत है, इस खंड सिद्धांत का प्रतिपादन एक अमेरिकी विद्वान होमर हायट ने अमेरिका के 142 नगरों के अध्ययन के आधार पर किया था। मैं इसको मिटा देता हूं और मिटाने के बाद फिर मैं इसको भी बता देता हूं। अब इसके बाद जो तीसरा बचेगा आपका एक सिद्धांत है, क्या नाम है, बहुनाभिक सिद्धांत, जो हैरिस और उलमैन के द्वारा दिया गया था सन 1945 ईस्वी में। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज इसी वीडियो में खंड सिद्धांत को भी कंप्लीट कर देता हूँ। मिटाने से पहले मैं ज़रा सा वीडियो को पुश करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसको एक नहीं 2 बार मिटाना पड़ता है मुझे। देखिए इसी तरीके से मिटता ही मिट नहीं पाता है। हाँ, ये मिट गया। अब इसके बाद है खंड या प्रखंड सिद्धांत। खंड या प्रखंड सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन होमर हायट ने सन 1939 ईस्वी में दिया था। खंड प्रखंड सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 में होमर हायट ने दिया था नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 होमर हायट ने दिया था, नहीं किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 होमर हायट ने किया था, जो अमेरिका के 142 नगरों के संरचना के अध्ययन पर आधारित था। यह सिद्धांत मुख्यतः नगरों के भूमि उपयोग की व्याख्या करता है। हायट ने अपने सिद्धांत में बताया कि
नगर में 5 खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं। ठीक है, हायट ने अपने सिद्धांत बताया कि नगर में 5 खंड होते हैं या 5 प्रकार के खंड पाए जाते हैं। अब इनको मैं एक फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूँ। यदि देखा जाए तो ये आपका हो गया, फर्स्ट हो गया प्रथम, दो तीन, यानी कि एक खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। ये आपका हो जाएगा तीसरा खंड, ये हो जाएगा चौथा खंड और ये हो जाएगा 5वां खंड। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में नगरों के कुल 5 खंडों को बताया और इसमें इन्होंने नगरों के भूमि उपयोग को भी बताया और इसमें इन्होंने एक परिवहन मार्ग, ये परिवहन मार्ग है, ये क्या है, परिवहन मार्ग है। इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवहन मार्ग का उल्लेख किया है, जबकि बर्गेस ने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी परिवहन मार्ग का उल्लेख नहीं किया है, जबकि इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवहन मार्ग का उल्लेख किया। इस आधार पर इनका सिद्धांत बर्गेस की तुलना में अधिक मान्य है, होमर हायट का खंडी सिद्धांत या प्रखंड सिद्धांत। अब इसमें यदि देखा जाए तो जो पहली पेटी है, पहली पेटी दूसरी पेटी और तीसरी पेटी, इसके बाद चौथी पेटी और पांचवी पेटी। अब ये जो पहली पेटी है इसको केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या CBD के नाम से जाना गया। पहली पेटी को CBD या इसी को केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहा गया। दूसरी वाली पेटी को हल्के उद्योग और थोक व्यापार, ये जो था आपका थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग, इसमें निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, इसमें मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र और 5वां उच्च वर्गीय आवासीय
क्षेत्र। पहली पेटी CBD केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, दूसरा थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग होंगे, तीसरे में निम्न वर्गीय, चौथे में मध्यम वर्गीय और पाँचवें में आपका उच्च वर्गीय होंगे। जो मध्यम वर्गीय वाले होंगे ये आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। ये क्या होंगे? इस पेटी में रहने वाले आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। और जो उच्च वर्गीय पेटी वाले हैं, जो उच्च वर्गीय वाले होंगे, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर इसमें मालिक वर्ग के लोगों का, चूँकि देखिए उच्च है तो यहाँ पे मालिक लोग ही रहेंगे, इसमें मालिक वर्ग के लोगों का या पूंजीपतियों का, मालिक वर्ग के लोगों का निवास होता है, निवास होता है। मालिक वर्ग के लोगों का निवास होगा पांचवी पेटी में। और क्या होगा? इनके पास खुद का परिवहन साधन होगा, इनके पास खुद का परिवहन साधन होगा, खुद का परिवहन साधन होगा, जैसे मोटर कार, इसी से ये लोग आएंगे जाएंगे, नहीं तो मालिक नहीं कहलाएंगे। यदि साइकिल से, मोटरसाइकिल से आएंगे तब तो ये कर्मचारी के रूप श्रेणी में आ जाएंगे ना, इसलिए इनके पास खुद का परिवहन साधन होगा, मोटर कार होगा। इसके अलावा ये लोग परिवहन मार्गों के सहारे, परिवहन मार्गों के सहारे ये लोग, यहीं नीचे लिख दो, दिखाई देगा क्या? चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये लोग नगर से दूर परिवहन मार्ग के सहारे, परिवहन मार्ग के, ऐसा ये अलग हो गया, परिवहन मार्ग के सहारे भूमि खरीद कर स्वतंत्र रूप से निवास बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो पांचवी पेटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी कि इसमें मालिक वर्ग के लोग का निवास होगा। जब मालिक वर्ग होंगे तो इनके पास महंगे अच्छी किस्म की मोटर गाड़ी होगा, परिवहन का साधन होगा, और ये लोग नगर से थोड़ा सा दूर परिवहन मार्ग के सहारे खुद का ज़मीन खरीद कर ये अपना व्यक्तिगत रूप से अच्छे किस्म के मकान बनाएंगे और उसमें रहेंगे। पहली पेटी को देखते हैं, CBD या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि यहाँ से सभी प्रकार के सेवा, जैसे व्यापार की सेवा, परिवहन की सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग होंगे। जो दूसरी पेटी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे दूसरी पेटी, यहाँ पे भी दूसरी पेटी, तो इन दूसरी पेटी में क्या होगा कि यहाँ पर थोक व्यापार होगा और हल्के उद्योग होंगे, भारी उद्योग नहीं होंगे। भारी उद्योग के अंतर्गत जैसे आपका लोहे का कारखाना हो गया, ऐसे ऐसे उद्योग नहीं रहेंगे, ये भारी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। हल्के उद्योग विकसित होंगे, यहाँ पर थोक व्यापार होगा। और तीसरी पेटी में, ये जो तीसरी पेटी होगा, इसी के ठीक दूसरी पेटी के ठीक बाद जो होगा वो निम्न वर्गीय लोगों का आवास क्षेत्र कहलाएगा। चौथी पेटी में मध्यम वर्गीय लोगों का, और पांचवी पेटी देख रहे हैं कि ये उच्च वर्गीय लोगों का आवास क्षेत्र है, जो एक परिवहन के, यानी कह सकते परिवहन मार्ग के सहारे ये अपना आवास बनाए रहते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं। अच्छा, इनकी कुछ आलोचनाएँ भी हो सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी आलोचना ये रही है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में, यानी कि होमर हायट ने अपने खंड या प्रखंड सिद्धांत में कहीं पर भी भूमि उपयोग के निर्धारण में, इन्होंने चूंकि अपना जो सिद्धांत दिया था, इनके सिद्धांत का जो मूल चीज़ है कि यह सिद्धांत मुख्यतः नगरों के भूमि उपयोग की व्याख्या करता है। ये इसका मूल थीम है। देखिए क्या है, ये मूल थीम है इसका, यानी कि मुख्य उद्देश्य इस सिद्धांत का यही है कि यह सिद्धांत मुख्यतः नगरों के भूमि उपयोग की व्याख्या करता है। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में कुल 5 प्रकार की पेटियों का, या कह सकते हैं कि मेखलाओं का जिक्र किया, लेकिन इन पांचों में कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं बताया कि इस भूमि उपयोग का निर्धारण सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारकों के द्वारा होगा। तो इनकी एक यही आलोचना हो जाती है यहाँ पर कि होमर हायट ने अपने सिद्धांत में भूमि उपयोग के निर्धारण में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारकों को अधिक महत्व नहीं दिया है।
जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भूमि उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। तो आज की वीडियो के सेशन में हम लोगों ने नगरीय संरचना सिद्धांत के अंतर्गत कुल 2 सिद्धांतों को पढ़ा। पहला था आपका जो पहला सिद्धांत था वो आपका कौन सा सिद्धांत था? सकेंद्री मेखला का सिद्धांत था। पहला जो सिद्धांत था वो सकेंद्री मेखला का सिद्धांत था, जो बर्गेस के द्वारा दिया गया। और जो दूसरा सिद्धांत अभी आप पढ़ रहे हैं खंड या प्रखंड सिद्धांत, इसे होमर हायर्ड के द्वारा दिया गया था, सन 1939 में दिया गया था। अब तीसरा जो सिद्धांत बचा है वो है आपका बहुनाभिक सिद्धांत, जिसे हैरिस एवं उलमैन के द्वारा दिया गया था। अब तीसरे सिद्धांत को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज